पिछली वीडियो में हमने पुलिस के पहले 4 रजिस्टरों के बारे में जाना था। जो व्यूअर्स पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक देखकर उस तक पहुंच सकते हैं। रजिस्टर नंबर 4 के बाद भी पुलिस अनेक महत्वपूर्ण रजिस्टर रखती है जिनके बारे में जानकर कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फॉल्स एलिगेशन के विरुद्ध अधिक प्रभावशाली ढंग से संघर्ष कर पा सकते हैं। आज अब हम अगले रजिस्टर्स को पढ़ते हैं। रजिस्टर नंबर 5 रजिस्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। यह किसी पुलिस स्टेशन के तमाम लिखित आदान प्रदान का रजिस्टर होता है। आपने कोर्ट्स में सामान्यतः सुना होगा कि कोर्ट का समन तामील न होने पर 5B इंचार्ज को मजिस्ट्रेट अपनी कोर्ट में बुलाकर ताकीद करते रहते हैं कि कैसे हुई यह समन सर्व करवाइए या यह समन सर्व क्यों नहीं हुआ है। ये इस तरह की बातें किसी एक व्यक्ति 5B इंचार्ज को बुलाकर कही जाती हैं। तो वह 5B इंचार्ज कौन होता है? इसी रजिस्टर 5 को संभालने वाला और उससे संबंधित कार्य करने वाला पुलिस का जो अफसर होता है उसे 5B इंचार्ज कहते हैं और ये आमतौर से हेड कांस्टेबल लेवल का एक व्यक्ति होता है। यह 5B इंचार्ज ही इसी रजिस्टर में प्राप्त होने वाले लिखित आदान प्रदान की जनता पर, अफसरों पर और अन्य अधिकारियों पर सर्विस करवाता है। समन्स के साथ साथ यह जमानती और गैर जमानती वारंट्स को भी एग्जीक्यूट करवाता है, वांछित व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। यह रजिस्टर नंबर 5 2 भागों में होता है। भाग 1 में पुलिस स्टेशंस में आई हुई सब रिपोर्ट्स और आदेशों, पत्रों, उनके जवाब, उन सबको भेजा जाना वगैरह इसमें लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि यह केवल एक रिसीट एंड डिस्पैच रजिस्टर होता है और अपने आप में किसी भी बात का सबूत नहीं माना जा सकता है। रजिस्टर नंबर 5 के भाग 2 में इस भाग में पुलिस स्टेशन में आए हुए सारे समन्स और वारंट्स को चढ़ाया जाता है, लिखा जाता है। जितने एग्जीक्यूट हुए हैं, कारित हुए हैं, उनका डेट, टाइम वगैरह इसमें चढ़ाया जाता है। कितने समन्स वगैरह लौटाए गए और कारित नहीं हो पाए उनका ब्यौरा भी इसी में लिखा जाता है। रजिस्टर नंबर 5 अंतिम एंट्री के 2 वर्ष के बाद नष्ट कर दिया जाता है। ऐसे में यह जानना कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट से कोई सम्मन या वारंट वगैरह आया है क्या, या वह सम्मन या वारंट उस व्यक्ति पर एग्जीक्यूट हो पाया है या नहीं, इसी रजिस्टर नंबर 5 से पता किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को जब जानना हो कि इस बाबत कोई रिपोर्ट सही है या नहीं है तो उसे 5B इंचार्ज को बुलाकर तस्दीक करनी चाहिए और लिखित रिपोर्ट के साथ रजिस्टर नंबर 5 की नकल ले लेनी चाहिए। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। रजिस्टर नंबर 6 मिसलेनियस रजिस्टर होता है। मिसलेनियस को हिंदी में हम लोग मिला जुला कह सकते हैं। तो यह मिली जुली जानकारी का रजिस्टर होता है और इसके भी 4 भाग होते हैं। पहले भाग में यह सरकारी नौकरियों से संबंधित जानकारी का भाग होता है जिसे आजकल पुलिस की विशेष शाखाएं करती हैं, इसलिए यह काम पुलिस स्टेशन से आजकल नहीं लिया जा रहा है। भाग 2 में उन लोगों की जानकारी होती है जिनको सुरक्षा मिली होती है। भाग 3 में पुलिस छोटे मोटे अपराधों का जो चालान करती है, जिनको हम कलंदरा कहते हैं, कलंदरे की जानकारी इसी भाग 3 में होती है। यह जानकारी रजिस्टर नंबर 6 के भाग 3 में रखी जाती है। भाग 4 पुलिस स्टेशंस के एरिया में किए जाने वाले सारे पंचनामों का ब्यौरा रजिस्टर नंबर 6 के भाग 4 में रखा जाता है और हर साल के अंत में इस जानकारी की इंडेक्सिंग भी की जाती है, उसका इंडेक्स तैयार किया जाता है। कलंदरा वगैरह में आरोपियों को क्योंकि प्राय सजा हो जाती है, इसलिए इस रजिस्टर को इसकी अंतिम एंट्री के 7 साल बाद तक रखा जाता है, उसके बाद इसे नष्ट किया जाता है। रजिस्टर नंबर 7 और 8 को आजकल पुलिस वाले मेंटेन नहीं करते हैं, उनसे नहीं रखवाया जाता है, तो ये एक आजकल चलन में नहीं रहने वाला रजिस्टर है। रजिस्टर नंबर 9 इसका शुरुआती नाम विलेज क्राइम रजिस्टर है। इस रजिस्टर नंबर 9 को कहते तो विलेज क्राइम रजिस्टर है, लेकिन आजकल गांव हर जगह मौजूद नहीं है, शहरीकरण ज्यादा हो गया है, इसलिए इसे लोकल क्राइम रजिस्टर की तरह माना जाना चाहिए। अपराध व अपराधियों के लिहाज से यह सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है।
इसमें 5 भाग होते हैं। इस रजिस्टर के बारे में हम आपको 2 दुर्लभ बातें बता रहे हैं कि इस रजिस्टर की जानकारी को कभी भी प्रकाशित नहीं किया जाता है, यानी कि पब्लिकेशन इसका नहीं किया जाएगा। दूसरा यह है कि सेक्शन 123 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत यह कानून का एक प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट होता है और इसमें शामिल सूचनाओं का आधार बताने के लिए कोर्ट भी पुलिस को बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह पुलिस की गोपनीय जानकारियों का रजिस्टर माना जाता है। इसके भाग 1 में बीट कांस्टेबल और उसके बीट एरिया लेवल तक की जानकारी रखी जाती है। हर एक बीट एरिया के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाया जाता है। भाग 2 में हर एक बीट एरिया में घटित होने वाले अपराधों की जानकारी दी जाती है। भाग 3 में इसमें इलाके के हर अपराध और अपराधी का इंडेक्स बनाया जाता है। सस्पेक्ट्स ऑफ ए केस तथा इलाके के संदिग्ध लोगों का अलग इंडेक्स बनाया जाता है। भाग 4 में एक कॉन्फिडेंशियल हिस्सा होता है या ये कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर होता है जो थाना इंचार्ज या चौकी इंचार्ज के नियंत्रण में रहता है। इसमें पहली बात कि सभी स्थानीय अपराधियों, दबंगों, बाहुबलियों और उनके जरायम और छुपने की जगहों के बारे में, जो हाइड आउट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी इसी रजिस्टर के अंदर लिखी रहती है। दूसरी बात, वारदात की संभावना वाले इलाकों और संभावित करने वाले लोगों की जानकारी इसमें रहती है। तीसरी बात, इलाके में रहने वाले अपराधी गैंग्स की जानकारी भी इसी भाग 4 में लिखी रहती है। चौथी बात है कि इलाके के सम्मानित लोगों की सूची भी इसी रजिस्टर के भाग 4 में लिखी रहती है। इस रजिस्टर के भाग 5 में सजायाब अपराधियों की जानकारी लिखी होती है। जिन लोगों को सजा मिल चुकी होती है उनकी जानकारी यहाँ लिखी जाती है। इसके बाद आता है रजिस्टर नंबर 10, जिसको हम सर्वेलेंस रजिस्टर कहते हैं या निगरानी का रजिस्टर कहते हैं। यह इलाका निगरानी का रजिस्टर होता है। इलाके की हर बात जो पुलिस के मतलब की हो वह यहाँ दर्ज मिलेगी। यह इतना महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है कि इसके बारे में निर्देश है कि या तो थाना अध्यक्ष स्वयं या उनकी निगरानी में कोई जूनियर पुलिस वाला इसको लिखेगा। इसके भाग ए में सेक्शन 83 सीआरपीसी की जो कुर्की की कार्रवाई है, जिन अपराधियों के खिलाफ, उन भगोड़े अपराधियों, सभी सजायाब अपराधियों और कोर्ट से जिन अपराधियों की सजा मुअत्तली हो चुकी है, यानी कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जाता है, उनकी जानकारी दी जाती है। इस रजिस्टर के भाग बी में इस भाग की जानकारियां स्वयं एसपी या डीसीपी स्तर का अधिकारी स्वयं भरेगा और किसी अन्य से नहीं भरवाएगा। इसमें इलाके के हिस्ट्री शीटर्स की जानकारी होती है। इसमें 2 या अधिक बार सजा पाए अपराधी, जरायम पेशा अपराधी, सेक्शन 109-110 सीआरपीसी के तहत जिनसे अच्छे चाल चलन का बॉन्ड या मुचलका भरवाया गया हो या जो सजा पूरी होने से पहले ही जेल से छूट गए हो, उन अपराधियों की जानकारी दी गई होती है। इसके बाद आता है रजिस्टर नंबर 11, इंडेक्स रजिस्टर। अब तक जिन जानकारियों की हम बात कर चुके हैं उन्हीं का इंडेक्स तैयार किया जाता है। एक भाग में केस नंबर के मुताबिक इंडेक्स होता है और दूसरे भाग में नाम के अनुसार इंडेक्स होता है, जैसा हिस्ट्री शीटर्स का इंडेक्स। तो रजिस्टर नंबर 11 में यह इंडेक्स की जानकारियां दी जाती हैं। रजिस्टर नंबर 12, इंफॉर्मेशन शीट्स डिस्पैच। आपने कोर्ट में प्राय आईओ द्वारा मजिस्ट्रेट को यह कहते सुना होगा कि सर, इस आरोपी का पर्चा 12 अभी प्राप्त नहीं हो पाया है, 1-2 दिन में जैसे ही मिल जाएगा तो मैं चार्जशीट फाइल कर दूंगा। यह पर्चा 12 क्या होता है जो आईओ को भी चार्जशीट फाइल करने से रोक देता है और मजिस्ट्रेट को भी आईओ को कुछ कहने नहीं देता? इस पर्चा 12 में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी होती हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज अपने एरिया के लोगों के एंटीसीडेंट्स यानी कि उनकी पुरानी जानकारी की बाबत कुछ रिकॉर्ड तैयार करता है और इसमें जो शामिल लोग होते हैं वे होते हैं पहले जिन लोगों के बारे में पता हो कि इन्होंने अपराध किया है, चाहे वे उस अपराध में गिरफ्तार हो पाए हों या ना हो पाए हों। दूसरे वे लोग जिन्हें सेक्शन 41 पार्ट 2 सीआरपीसी में पकड़ा जाता है, यानी कि जो आवारागर्द होते हैं या बिना पहचान के घूमते हुए पकड़े जाने वाले लोग होते हैं। तीसरे वे लोग होते हैं जो उस थाने के एरिया के संदिग्ध लोग होते हैं। तो इन लोगों का एक पर्चा 12 तैयार किया जाता है। जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन शीट को भी 3 बार तैयार किया जाता है। पहली बार गिरफ्तारी के समय, दूसरी बार इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के समय और तीसरी बार जब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रायल पूरा हो जाता है तो उस समय। इसी पर्चा 12 से संबंधित एक दूसरा रजिस्टर होता है जिसको रजिस्टर 12A इंफॉर्मेशन शीट रिसीव्ड के रजिस्टर के नाम से जानते हैं। जब भी किसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को किसी व्यक्ति का पर्चा 12 यानी कि अभी पिछले हिस्से में जो हमने जानकारी बताई है
वह उसे मिलती है तो वह उस जानकारी को एक स्वीकृत फॉर्मेट में, जिसे कानूनी भाषा में फॉर्म 23-17-6 का अनेक्शर 18 कहते हैं, उस अनेक्शर में अपने पास तैयार करके रख लेता है। तो रजिस्टर 12 और रजिस्टर 12A, इनमें जो भी एंट्रीज की जाती हैं उन्हें 7 वर्षों तक बनाए रखा जाता है और 7 वर्षों के बाद उसको नष्ट कर दिया जाता है। एक छोटा सा रजिस्टर 13 होता है, जिसमें मिनट बुक फॉर गेजेटेड ऑफिसर्स होता है। जब भी किसी पुलिस थाने में कोई सीनियर गेजेटेड ऑफिसर दौरा करते हैं तो उस दौरे के दौरान वे ऑफिसर इंचार्ज की बाबत अपने कमेंट्स जिस रजिस्टर में दाखिल करते हैं उसे रजिस्टर 13 नंबर कहते हैं। यह रजिस्टर 13 हमेशा एक खाली रजिस्टर से शुरू किया जाता है और इसमें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को ध्यान रखने योग्य बातें जो उसके सीनियर्स द्वारा बताई जाती हैं वो लिखी जाती हैं। रजिस्टर 14 इसी रजिस्टर 13 की एक जिल्द भर होता है, यानी कि सब रजिस्टर नंबर 13 को इकट्ठा करके रजिस्टर नंबर 14 के एक बड़े एनवलप में रख दिया जाता है। ऐसा ही एक छोटा सा रजिस्टर नंबर 15 हुआ करता था, जो आसपास की बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शंस वगैरह की जानकारियां रखता था। वह काम आजकल पुलिस से लेकर म्युनिसिपल अथॉरिटीज को सौंप दिया गया है, तो उन जानकारियों को इलाके की नगर पालिका या नगर निगम रखते हैं। इसलिए रजिस्टर नंबर 15 भी आजकल पुलिस नहीं रखती है। आज भी समय का प्रतिबंध है, इसलिए आगे की जानकारी आज की वीडियो में नहीं दी जा सकेगी। अगली जानकारी के लिए हम अंतिम भाग प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार से यह आपके लिए 3 अंकों वाला पुलिस की जानकारी का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सेट बन जाएगा। इसे आप अपने पास रख पाएंगे, तो हम अगले अंक का इंतजार करते हैं। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। अपील चाहे वह हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, केवल ओपिनियन का फेर होती है। उसी अपील को अलग अलग जज अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। एक जज एक प्रकार से करता है तो दूसरा जज दूसरे प्रकार से करता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जैसे व्यक्ति का आभूषण उसका ज्ञान होता है, केस का आभूषण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोज में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।